दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हर्षे चेन एक्सपेरिमेंट। देखिए, हर्षे चेन एक्सपेरिमेंट से पहले समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया और इसको ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि एक है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल है क्या, वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है। कभी कभी कुछ वैज्ञानिकों ने एंशिएंट टाइम में मानते थे कि आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है, कुछ लोग मानते थे प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, कुछ लोग डीएनए जेनेटिक मटेरियल को मानते थे। तो बहुत सारे इसमें जो है कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस थे, सबकी अपने अपने जो है एक हाइपोथेसिस दिए थे लोगों ने। तो उसी चीज को आज यहाँ पर क्लियर करेंगे कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए है या फिर प्रोटीन है या फिर आरएनए। देखिए, स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रोसेस जो है ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया था कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, उन्होंने अपना प्रयोग किया था ग्रिफिथ ने। तो आप लोगों को अगर पता होगा जो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया था, वो प्रयोग इन्होंने जो है एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया यानी कि न्यूमो जो वहां पर था डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया पर इन्होंने प्रयोग किया था। वहां पर इन्होंने क्या किया था कि केवल बैक्टीरियल डीएनए को ही बैक्टीरियल डीएनए में इंसर्ट कराया गया था और उस प्रोसेस को कहते थे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जब हम किसी भी जो भी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया में यदि कोई नेक्ड डीएनए, जब किसी बैक्टीरिया में कोई नेक्ड डीएनए इंसर्ट कराया जाता है और जब उसके जो नेचर, उस नेचर में कोई परिवर्तन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि प्रयोग किया गया था ग्रिफिथ के द्वारा। हालांकि बहुत सारे इनके प्रयोग के बाद भी, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हमारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उसको उन्होंने माना नहीं, मींस ये 100% लायबल नहीं था। कह सकते हैं कि जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था वो ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट जो सिद्ध करने के लिए था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए या प्रोटीन है, उस समय के जो वैज्ञानिक थे उसको बहुत ज्यादा लायबल नहीं मानते थे, 100% लायबल नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं था। तो उसी को क्लियर करने के लिए 1930 से लेकर के 1950 तक के बीच में, 1930 से 1950 तक जो है एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वो एक्सपेरिमेंट हर्षे तथा चेज के द्वारा किया गया। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका जो ये थे वो हर्षे एंड चेज ने किया था, जैसा कि ऊपर नाम लिखा है। तो इस हर्षे एंड चेज ने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रांसडक्शन की प्रोसेस से जो है यहाँ पर प्रूव किया कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या प्रोटीन है। अभी हमें ये बिल्कुल नहीं पता, हम इस चीज को मान के चलिए आपको मिसाल कि अभी जैसे इस समय की बात करें तो सब कुछ पता है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल, लेकिन अभी कुछ देर के लिए आप ये मान लीजिए कि आपको भी नहीं पता है कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है या फिर आरएनए। तो उसी चीज को यहाँ पर हम लोग इसको जो है प्रूव करेंगे कि क्या जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो हर्षे एंड चेज ने अपना जो पूरा प्रिंसिपल और ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड था। देखिए, ट्रांसडक्शन की मीनिंग अगर समझे कि ट्रांसडक्शन की मीनिंग क्या होती है, इसके हम लोग बात करें कि ट्रांसडक्शन हम किसे कहते हैं। तो ट्रांसडक्शन में होता है क्या था, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो कुछ वायरस होते हैं, सम वायरस अगर हम बात करें तो आप सुनोगे कि सम वायरस इन्फेक्ट टू बैक्टीरिया, इन्फेक्ट टू ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मान लेते हैं कि जो प्लांट वायरस होते हैं वो केवल प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है, उसी प्रकार से जो है जो कुछ वायरस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को जो है इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, क्यों करता है, क्योंकि वायरस जो होता है बैक्टीरिया से इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए वहां पर वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस केस में जो है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज जो होता है ये है क्या, ये एक वायरस है। कैसा वायरस है, ये जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस होता है, इसे हम लोग बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो बैक्टीरियोफेज।
बैक्टीरियोफेज होते क्या, अगर इसके लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो वायरस होता है उस वायरस का जो नेचर होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मींस कह सकते हैं कि ये जो पैरासाइट नेचर होते हैं, अगर ये किसी होस्ट के बाहर है, मींस किसी लिविंग होस्ट के ये बाहर है, तो उस समय इनमें कोई मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही जो वायरस है, वो जब वायरस किसी बैक्टीरियल या फिर किसी लिविंग होस्ट में इंटर करता है, जैसे ही जो वायरस होता है जब किसी लिविंग होस्ट में इंटर करता है तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, और इस प्रकार से उसमें मल्टीप्लिकेशन के द्वारा और नए नए वायरस का जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो बैक्टीरियोफेज है वो भी क्या, एक वायरस है जिसे हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कह सकते हैं। अब इसी में यदि किसी बैक्टीरिया में यह ट्रांसडक्शन है क्या, तो यदि किसी बैक्टीरिया में कोई फॉरेन डीएनए हम किसको कहते हैं, फॉरेन डीएनए जो जिस भी होस्ट है उस होस्ट से भिन्न जब कोई डीएनए होता है, जैसे बैक्टीरिया में मैं इंजेक्ट कराने की बात कर रहा हूं, तो बैक्टीरिया में जब कोई भी फॉरेन डीएनए, तो फॉरेन डीएनए मतलब है कि यहाँ पर जो बैक्टीरियल डीएनए उस बैक्टीरियल डीएनए से डिफरेंट टाइप का डीएनए तो जब इंजेक्ट कराया जाता है तो उससे क्या होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि बैक्टीरियल सेल में जब किसी बैक्टीरियल सेल में कोई फॉरेन डीएनए इंजेक्ट कराया जाता है, तब उस प्रोसेस में जो उस फॉरेन डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है, कहीं ना कहीं बैक्टीरियल डीएनए से जाकर के जुड़ करके मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये है प्रोसेस ट्रांसडक्शन। अभी बात करते हैं हर्शे एंड चेज ने किस प्रकार से अपना जो एक्सपेरिमेंट किया। देखिए हर्शे एंड चेज ने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बैक्टीरिया का चयन किया जो था इकोलाई। अब हम नाम सुनेंगे एस्चेरिचिया कोलाई, बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है इकोलाई बैक्टीरिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज था उस बैक्टीरियोफेज का एक टी2 जो है एक बैक्टीरियोफेज का एक कह सकते हैं टाइप है। तो टी2 बैक्टीरियोफेज लिखिए, टी2 फेज लिखिए, ये आप समझ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं बैक्टीरियोफेज की। तो एक टी2 फेज लिया इन्होंने, एक टी2 फेज वाला बैक्टीरियोफेज लिया यहां पर जो है। अब इन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया, आपको पता है ई कोलाई बैक्टीरिया ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक रेडियो आइसोटॉप्स लिया। अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किसका यूज किया, तो इन्होंने रेडियो आइसोटॉप्स का यूज किया। रेडियो आइसोटॉप्स में इन्होंने 2 टाइप्स के रेडियो आइसोटॉप्स लिए। एक तो इन्होंने लिए, यानी कि जैसे इन्होंने क्या ज्ञात कर रहा था, प्रोटीन की बात कर रहा हूं, तो प्रोटीन में आपको पता होगा कि जो सल्फर होता है ये होता है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन। सल्फर इज द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है। और एक था फास्फोरस जो होता है कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, ये डीएनए का कंपोनेंट्स होता है। आपको ये भी पता है कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता, उसी प्रकार डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है। इसीलिए ऐसे आइसोटॉप का यहां पर यूज किया गया जो आइसोटॉप एक दूसरे से डिफरेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो हर्शे एंड चेज थे उन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का उपयोग क्यों नहीं किया। यहां पर यह क्वेश्चन बन रहा था कि हर्शे एंड चेज ने, जैसे इन्होंने 2 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लिए, एक सल्फर और एक फास्फोरस, मैं बताऊंगा कौन सा वो था, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का उपयोग क्यों नहीं किया, ये भी क्वेश्चन था। तो उसका रीजन ये था न करने का, क्योंकि जो रेडियो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन प्रोटीन में भी पाया जाता है, नाइट्रोजन डीएनए में भी पाया जाता है। तो नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोटीन एंड डीएनए, तो दोनों में पाए जाने के कारण जो है उसको अगर हम लेते हैं तो पता चलता है कि पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट ही हमारी किसी काम की नहीं रह जाती। तो इसीलिए वहां पर उन्होंने ऐसे 2 कंपोनेंट्स को यूज किया, 2 ऐसे पार्टिकल को यूज किया जो एक दूसरे से डिफर थे। जैसे कि प्रोटीन में केवल सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस नहीं, उसी का डीएनए में केवल फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है। इस चीज को अब यहाँ पर कौन कौन से रेडियो आइसोटॉप्स लिए, इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। तो इन्होंने जो सल्फर था उस सल्फर को जो है 35, वैसे S32 होता है लेकिन वो नॉर्मल होता है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं
तो यहां पर जो है S35 जो ये रेडियोधर्मी था। अभी देखिए रेडियोधर्मी प्रकार के एक सल्फर लिया गया, दूसरा इन्होंने जो P32 लिया, P32 ये भी एक रेडियो एक्टिव कर सकते एलिमेंट्स है। अब ये इस तरह से यहां लेगा जो रेडियोधर्मी पदार्थ लेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो होते हैं सब्सटेंस वो उसको ट्रेस करना इजी होता है। इसीलिए जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है इंटरनली फॉर्म को देखने के लिए, तो उस समय हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करते हैं। तो ये चीज यहां पर तो आपको ये क्लियर होगा कि बैक्टीरियो जैसे रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का यूज क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वो दोनों पाया जाता है। क्यों उन्होंने सल्फर और फास्फोरस को लिया, ये भी आपको क्लियर हो गया। और क्यों उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, क्यों रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ को ट्रेस करना बहुत ही इजी होता है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो। अब इससे बात करते हैं इनके जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे किया। इन्होंने सबसे पहले 2 कल्चर मीडियम बना लिए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 2 कल्चर मीडियम बना लिए, कल्चर मीडियम, और एक दूसरा कल्चर मीडियम। अब इसको नाम दे सकते हैं कल्चर मीडियम 1, कल्चर मीडियम 2। ये 2 कल्चर मीडियम याद हो रहा है। पहले वाले कल्चर मीडियम में इन्होंने S35 जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था उसको ले लिया। दूसरे कल्चर मीडियम में इन्होंने फास्फोरस 32 जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स था उसको ले लिया। अब इसमें इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया जो था उस ई कोलाई बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया, ई कोलाई बैक्टीरिया, जिससे कि जो सब्सटेंस लिया गया है वो आसानी से सब्सटेंस इस ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश कर गया, क्योंकि डायरेक्ट तो पहुंचेगा नहीं, तो हमें कोई ना कोई माध्यम से तो कल्चर मीडिया में माध्यम में रहता है। अब इसमें क्या हुआ कि यहां पर अब इसके साथ में एक बैक्टीरियोफेज, चूंकि बैक्टीरियोफेज में भी वो लक्षण जाने चाहिए, तो अब यहां पर ये ई कोलाई बैक्टीरियोफेज में तो डायरेक्ट जा नहीं सकता, क्योंकि आपको भी जस्ट मैंने बताया कि जो वायरस होते हैं वो लिविंग होस्ट के अंदर ही एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज को कोई लिविंग होस्ट चाहिए, तब जाकर के वो एक्टिव होते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है इसको बैक्टीरियोफेज में इंजेक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि वो उस समय नॉन लिविंग फेज में होगा। जब तक वो किसी लिविंग होस्ट में नहीं जाएगा वो वहां पर किसी प्रकार का फंक्शन नहीं करेगा। तो अब यहां से क्या होगा, अब यहां पर T2 फेज समझ में आ रहा है आपको, जैसा कि ऊपर लिखे, तो T2 फेज वाले जो वायरस है इसको भी और इसमें भी T2 फेज वायरस इंजेक्ट कराएंगे। अब इससे क्या होगा, T2 फेज वायरस जो होता है ई कोलाई बैक्टीरिया में और ई कोलाई बैक्टीरिया में S35 या P32 भी प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, एक नए प्रकार का बैक्टीरियोफेज बनकर के आएगा। जैसे पहला आएगा T2 फेज को मैं आपका बैक्टीरियोफेज को मैं केवल फेज लिख रहा हूं, ये भी आपको ध्यान देना है, विद S35 क्योंकि ये S35 वाला हो गया, उसमें इंजेक्ट हो गया। दूसरा जो T2 फेज है, T2 फेज जो वायरस है इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है P32। तो अब आपको यहां पर इतना तो क्लियर हो गया कि हमें जो फेज वायरस मिल गया, एक फेज वायरस में सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस है, दूसरे में फास्फोरस कंटेनिंग। ये आपको यहां पर बहुत ही कोई डाउट नहीं रहा, ये आपको क्लियर हो गया। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अगर ये आपको टॉपिक है क्लियर, जिसको आप दोबारा भी देख सकते हैं यहाँ की। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि इसके आगे की प्रोसेस में क्या होता है, तो उसको भी यहाँ पर समझेंगे। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, नो डाउट। अगर आप क्लियर हो तो इसको, इस वीडियो को आप दोबारा फिर से देख करके यहाँ तक क्लियर करिए, क्योंकि यही सबसे मेन टॉपिक है हमारा, कैसे ये बना है। अब आते हैं दूसरे पोजीशन पर, इसी में बात करते हैं, दूसरे पोजीशन में आते हैं। तो पहली चीज यहां पर एक हमें T2 जो फेज वायरस है, एक S35 वाला, और एक T2 फेज वायरस P35 या P32 वाला मिलेगा। जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं T2 फेज, ये कौन सा है, S35। एक दूसरा है T2 फेज P30। ये दो कहां से प्राप्त हुई, तो आप ये
देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसको जो है जब कल्चर कराएगा तो उस कल्चर के प्रोसेस में ये दोनों बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक फिर से फ्रेश इकोलाई लेंगे। फ्रेश इकोलाई लेंगे मीन्स जिसको पहले से जैसे यहाँ पर हमने लिया था, अब ये इकोलाई नहीं लेंगे, एक फिर से फ्रेश इकोलाई लेंगे। फ्रेश इकोलाई सेम यहां पर भी चीज करेंगे, फ्रेश इकोलाई यहां पर भी ले लेंगे। फ्रेश इकोलाई, इस चीज को आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो इकोलाई का आप चयन कर रहे हैं वो इकोलाई आपका एकदम फ्रेश होना चाहिए। वो इकोलाई क्या होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो ये आपका यहां पर एकदम फ्रेश इकोलाई फिर से आपको प्राप्त हो गया, ये चीज यहां पर। अब जब यहां पर फ्रेश इकोलाई प्राप्त हुए, दोनों चीज यहां पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दें, ऊपर हो जा रहा है। फ्रेश इकोलाई, तो इकोलाई जो बैक्टीरिया, अब हमने क्या क्या फिर से एक इकोलाई बैक्टीरिया को यहां पर चेंज करें। आपको पता होगा कि अगर हम इसको क्रॉस समझे कि जब किसी बैक्टीरिया में, जैसे यहां पर मैं एक बैक्टीरिया बना दे रहा हूं, सपोज करिए बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका नियम है, कोई मतलब नहीं है, मैं बस एक जानना कि जो है बैक्टीरिया है। जब हम किसी बैक्टीरिया में, जब किसी बैक्टीरिया में कोई बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट होता है, जैसे ये बैक्टीरियोफेज है मान लेते हैं, देखिए जो बैक्टीरियोफेज बनाया जा रहा है उस समय की बात करें तो उस समय ये क्लियर है कि ये, क्योंकि हम लोग जान के इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस समय तक इसके स्ट्रक्चर का कोई ज्ञान नहीं था, ये भी ध्यान रखिए। बस ये जानकारी थी कि हाँ ऐसे कुछ वायरस होते हैं, तो ये सब प्रोसेस तो बहुत बाद में हुई है। तो इसके आपको पता है कि हमें तो यहाँ पर पता है कि हाँ इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ कुछ भी है। अभी हमको ये बिल्कुल नहीं क्लियर है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कभी केवल इतना आपको समझना है कि जब किसी बैक्टीरिया पर किसी बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन होता है, इंजेक्ट करता है, तो उस बैक्टीरियोफेज का जो बाहरी आवरण होता है वो अंदर नहीं करता, इंटर नहीं करता है, केवल और केवल उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंजेक्ट करता है, वही केवल उसमें प्रवेश करता है, ये इस तरह से। और ये जो यहाँ पर वायरस का यानी फेज वायरस का जो आया है जेनेटिक मटेरियल, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ कि डीएनए की प्रोटीन है कि आरएनए, अभी इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो प्रूव ही नहीं हुआ है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अब जेनेटिक मटेरियल जा करके इसके बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके एक नए प्रकार का यानी कि बहुत सारे वायरस का वहां पर फॉर्मेशन कर देगा। तो ये होस्ट डीएनए से जा करके जुड़ करके कंबाइन हो करके जुड़ करके बहुत सारे वायरस बनाएगा और उस वायरस में निश्चित रूप से इस बैक्टीरिया के भी लक्षण इंटर कर जाएंगे। तो ये चीज यहां पर आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर फ्रेश इकोलाई यहाँ पर लिया गया है, तो उस फ्रेश इकोलाई से अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एजिटेशन करेंगे, मतलब इसको बहुत तेजी से इसको डाल के हिलाएंगे। क्यों? क्योंकि जिससे कि ये अलग हो जाए, ये जो बाहरी आवरण है ये इंजेक्ट होने के बाद इसको हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको एजिटेशन करेंगे, इसमें एजिटेशन करेंगे, एजिटेशन सेम प्रोसेस इस पे भी करेंगे, एजिटेशन करेंगे, एजिटेशन करेंगे। अब यहां पर जो एजिटेशन किया जाएगा तो आपको ये पता है कि अब यहां पर जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उस ई कोलाई बैक्टीरिया का कल्चर किएंगे, यानी कि फिर क्या करेंगे, क्योंकि इस ई कोलाई बैक्टीरिया में इसमें ये जो T2 फेज वायरस है ये इसमें इंजेक्ट हो गया है, प्रवेश कर गया है। इस फ्रेश ई कोलाई में T2 फेज P32 यहां पर इंजेक्ट हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। इस फ्रेश ई कोलाई में S35 वाला T2 फेज वायरस का जो जीनोम है जेनेटिक मटेरियल वो इसमें इंजेक्ट हो गया है, और इसमें ये कैसे इंजेक्ट हुआ ये आपको प्रोसेस यहां पर समझा दिया है। तो अब इस ई कोलाई का क्या करेंगे, कल्चर कर लेंगे, इस ई कोलाई का कल्चर कर लेंगे, और जैसे यहां पर भी इस ई कोलाई का कल्चर कर लेंगे, कल्चर कर लेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं, कल्चर मतलब उसका संवर्धन करेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी। अब आपको यहां पर कोई भी जो है डाउट नहीं रहेगा। अभी जो ई कोलाई इसको ई कोलाई का जब कल्चर करेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि अब यहाँ पर एक जो फेज वायरस बनकर के आएगा, जो फेज इसमें वायरस होगा उस फेज वायरस की यहाँ पर जो रहेगा ये इस फेज वायरस में S35 पाया जाएगा फेज वायरस। यहाँ पर एक फेज वायरस प्राप्त करेंगे, इसमें से जब कल्चर करेंगे ऐसे इसमें से भी फेज वायरस को यहाँ पर कल्चर करेंगे, प्राप्त करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए दो प्रकार के वायरस यहां पर प्राप्त हो गए हैं।
अब इस नए वायरस में किस प्रकार का जो है सल्फर मिलता है या फिर उसमें जो है प्रोटीन क्या नाम है फास्फोरस मिलता है, इस चीज को यहां पर हम लोग देखेंगे। तो अब यहां पर क्या हुआ कि दोनों प्रकार के फेज वायरस मिल गए, हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 ये नंबर 1 मान लेते हैं, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। तो ये नंबर 1 का फेज वायरस मिला है हमें, फेज वायरस, और दूसरा नंबर 2 का फेज वायरस मिल गया है, ठीक है। और जब इसमें देखा गया कि जो अब इस फेज वायरस में, क्योंकि इस फेज वायरस में क्या क्या था, केवल जेनेटिक मटेरियल आया था, तो अगर उस फेज वायरस में सल्फर होगा तो यानी कि वहां पर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, और अगर उस फेज वायरस में फास्फोरस मिल रहा है तो इसका मतलब वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा हर्षे तथा चेज ने, तो जब इसमें इन्होंने इसको देखा शुरू किया फेज वायरस को, दोनों फेज वायरस को लगभग, तो इस फेज वायरस में इनको कहीं पर भी सल्फर दिखाई नहीं दिया, सल्फर प्रेजेंट ही नहीं था। केवल क्या प्रेजेंट था, इस वाले में फास्फोरस प्रेजेंट था, फास्फोरस प्रेजेंट था। सल्फर इस वाले फेज वायरस जिसमें सल्फर दिया गया था उसमें सल्फर प्रेजेंट, यानी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सल्फर 30s35 था वो वहां पर प्रेजेंट दिखाई नहीं पड़ा। केवल क्या दिखाई पड़ा, केवल दिखाई पड़ा P32 ही यहां पर मिलता है। अगर मैंने कहा कि अगर 35 मिल जाता तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन हो जाता, तब हम उसको प्रोटीन मानते। बट यहां मिल क्या रहा है, यहां पर मिल क्या रहा है, अगर हम बात करें तो यहां पर मिल रहा है फास्फोरस मिल रहा है। तो निश्चित रूप से फास्फोरस पाया किसमें जाता है, जस्ट मैंने पहले बता चुका हूं कि फास्फोरस पाया जाता है डीएनए में। तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए, यानी दोनों रेडियो एक्टिव ट्रेसर को चेक किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब दोनों रेडियो एक्टिव ट्रेसर को चेक किया जाता है तो चेक करने के बाद उनको क्या मिला, हर्षे तथा चेज को केवल और केवल फास्फोरस मिला। जो फास्फोरस P32 था वो प्राप्त हुआ, S35 प्राप्त नहीं हुआ। अतः यहां से सिद्ध होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये तो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल केवल फास्फोरस है, अर्थात कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल जो है वो डीएनए होता। और इस प्रकार से जो भी बहुत सारी वहां पर कंट्रोवर्सीज थी वो सभी उसका समाधान हो गया, सभी समाप्त हो गया, सभी समस्या यानी 100%। आप इस समय अगर बात करें तो 100% जो हर्षे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था इससे 100% क्लियर हो गया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह से इस प्रयोग से ये 100% क्लियर हो गया कि वास्तव में जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन या आरएनए नहीं है, वो केवल और केवल डीएनए ही है जो वहां पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। यानी कि जब इस प्रकार के हम इकोलाई में देखें तो इस इकोलाई में कहीं पर भी S35 नहीं देखने को मिला, केवल जो इसमें P32 यानी फास्फोरस ही देखने को मिला। अब फास्फोरस है तो निश्चित रूप से वहां पर डीएनए और सल्फर होता तो प्रोटीन रहता, लेकिन सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। अतः जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी वो सब समाप्त हो गए और एक नई विचारधारा आई, और ये विचारधारा 100% लायबल था कि जो डीएनए है वही डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता, और इस तरह से जो पूरा भी चल रहा था कंट्रोवर्सी वो समाप्त हो गया। और आज भी हम लोग मानते हैं कि डीएनए ही होता जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। और इस पूरी प्रोसेस को लोग ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, जो हर्षे एंड चेज ने अपने इस प्रयोग में दोहराया था। हर्षे एंड चेज का जो प्रिंसिपल है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, इसी को हम लोग 100% मानते हैं, सही मानते हैं कि इन्होंने जैसा प्रूव किया इसके बाद किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं बच रहा है कि या कोई भी किसी के ये मतभेद नहीं रह गया है कि डीएनए प्रोटीन या आरएनए दोनों से जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह से प्रूव हो चुका है। नाउ मॉडर्न डेज में हम लोग ये मानते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि हम और भी अच्छी वीडियो आपको बना करके देते रहें। आई होप आप लोग को समझ आएगा। थैंक यू सो मच।